नंबर 3 आप लोग का शेयर हो रहा है प्रोसेस के नाम से। यस सर। यस अच्छा, ये आपके पास आपके लिए आउटलाइन है। प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या है? स्केजुलिंग, ऑपरेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सही है। और जो एंड वाली दो चीज़ें हैं ये आपके पास नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास आता है प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं, प्रोसेस की सारी डिटेल, वेरियस फीचर ऑफ प्रोसेस, स्केजुलिंग क्या होती है, क्रिएशन टर्मिनेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग, सारे ऑब्जेक्टिव्स है चैप्टर के। आप लोग ये समझ ले कि आप लोगों का जो कोर्स असल से स्टार्ट हो रहा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इससे पीछे जो कुछ भी होगा वो थोड़ा सा आपको उसकी समझ होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको एमसीक्यूज टाइप में सॉल्व करना जानते हो। आपका जो मेन पोर्शन है, जो असल काम है, वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से। सही हो गया? ओके सर। तो यहाँ पे अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बताया हुआ है किस किस तरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। सबसे पहले उसने बैच सिस्टम का बताया जो कि हमने पिछली क्लास में डिफाइन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेस की बात होगी। जो पुराने सिस्टम थे जिसमें एक बैच सिस्टम की भी एग्जांपल है जो कि आजकल यूज़ नहीं होते, जिसमें मल्टीपल प्रोसेस एक साथ आप सीपीयू को सबमिट करवाते थे, तो उसके अंदर उसी प्रोसेस को जॉब कहते थे। ठीक है। और आजकल जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसको टाइम शेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसके अंदर अगर आपके पास सिंगल सीपीयू हो और मल्टीपल प्रोसेस को रन करवाना हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास कंकरेंसी का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे वो टाइम शेयरिंग कंसेप्ट के ऊपर हर प्रोसेस को सीपीयू का थोड़ा टाइम एलोकेट करवा देता है। यूज़र को ये फील हो रहा होता है कि मेरे सारे प्रोसेस सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली कंकरेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बुक के अंदर जॉब और प्रोसेस इंटरचेंजेबली यूज हुए। जब भी जॉब का जिक्र हो तो उसका मतलब प्रोसेस है, और प्रोसेस का जिक्र हो तो उसका मतलब जॉब भी है। ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। सही है। फिर इसने नीचे आके प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है कि प्रोसेस आपके पास होता क्या है। वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन स्टेट में हो उसको प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि इसने अगली स्लाइड में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कि प्रोग्राम और प्रोसेस में फ़र्क क्या है। तो शायद पिछली क्लास में भी बताया एक्टिव और पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम जो है आपके पास वो पैसिव एंटिटी होता है। उसकी रीज़न क्या है कि वो डिस्क के ऊपर आपके सेव होता है। डिस्क से आप समझ लो सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क समझ लो आप। सही है। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर पड़ा होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी होती है? जो एग्जीक्यूट तो नहीं कर रही होती, लेकिन वो जस्ट आपकी कमांड का वेट करती है। आप उस पर कमांड प्रोवाइड करते हो कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, तो वही प्रोग्राम आपका प्रोसेस बन जाता है। ठीक है। तो प्रोसेस और प्रोग्राम में फ़र्क क्या हुआ कि प्रोग्राम आपका पैसिव एंटिटी है, वो आपके पास हार्ड डिस्क में सेव पड़ा हुआ होता है। इस टाइम वो एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो प्रोसेस बन जाएगा। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो वो प्रोग्राम का प्रोग्राम ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क समझ आया कि प्रोसेस और प्रोग्राम में फ़र्क क्या है। यस सर। तो यहाँ पे प्रोसेस के मल्टीपल सेक्शंस बताए हुए हैं कि एक प्रोसेस किस किस चीज़ से मिलके बनता है। सबसे पहले उसको बता रहा है कि उसके अंदर एक प्रोग्राम कोड होता है जिसको टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं। ये प्रोग्राम कोड वो हिस्सा होता है जिसको आप कोडिंग कोड भी कहते हो। मतलब आप जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो तो उसकी बैकएंड पे कोडिंग क्या हुई है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका टेक्स्ट सेक्शन, उस प्रोसेस का या उस प्रोग्राम का, जिसने आपको बताना है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी कैसे है। पहले कौन सी लाइन है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन से है, कितने फंक्शन है इसके अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट सेक्शन। ठीक है। करंट सर ये प्रोसेस के पार्ट्स हैं। हाँ जी, प्रोसेस के। प्रोसेस और प्रोग्राम एक ही चीज़ है। अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि कब आप उसको रन करोगे तो वो प्रोग्राम बन जाएगा। तो अगर वो प्रोसेस है या प्रोग्राम है, दोनों केस के अंदर वो कोड तो है ना बेसिकली। हाँ, यस सर।
जो नीचे ये जो नीचे चीजें बताई हुई है ये प्रोग्राम की नहीं हो सकती क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा होता, ये प्रोसेस की होती है। इसमें सबसे पहले आता है, उसके अंदर रजिस्टर्स आते हैं, जिसमें इसने एक रजिस्टर का यहाँ पे नाम लिया हुआ है प्रोग्राम काउंटर। ये रजिस्टर क्या करता है, आपको ये बताता है कि इस वक्त आप किस लाइन ऑफ कोड के ऊपर हो, तो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी जो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये बात समझिए कि पीसी पीसी रजिस्टर क्या करता है, सिंपल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, कि अभी जहाँ पे मैं जो लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने कौन सा एग्जीक्यूट करनी है इस प्रोसेस के अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद स्टैक आता है, टेम्परेरी डाटा। अगेन स्टैक भी प्रोसेस से रिलेटेड होता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा तो उसका स्टैक भी नहीं बनेगा, तो ये प्रोसेस की एक्टिविटी है। इसका अंदर टेम्परेरी डाटा पड़ा हुआ होता है, फंक्शन के पैरामीटर। अगर आपको याद हो जब आप फंक्शन कॉलिंग करते हो तो उस वक्त जिस फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया होता है तो पहला फंक्शन आपका सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट नहीं करता। दूसरा फंक्शन आपका क्रिएट होता है, तो वो फंक्शन टेम्परेरी होता है। जब उस फंक्शन का काम पूरा हो जाएगा, जब वो कुछ रिटर्न करेगा तो उसको फंक्शन सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो चूंकि वो फंक्शन टेम्परेरी है तो उसके नतीजे में सारे वेरिएबल भी टेम्परेरी ही होंगे, जिसमें उसके पैरामीटर आ गए, रिटर्न एड्रेसेस आ गए, क्या चीज़ वो रिटर्न करेगा, वो डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, और उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स आ गए। तो इस तरह का सारा जो डाटा है वो आपके स्टैक के ऊपर पड़ा होता है। स्टैक और क्यू में फर्क समझते हो? थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा ना ये चीज़ें आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर में। यस सर। स्टैक आपके पास लीफो होती है या फीफो होती है? सर स्टैक में ला- लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो होता है। हाँ, और क्यू आपके पास फीफो होती है। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग वगैरह आपकी लीफो ऑर्डर में जारी होती है। जो फंक्शन सबसे लेट एग्जीक्यूट हुआ है सबसे पहले वही टर्मिनेट करेगा, और लॉजिकली ये ट्रू भी है। सही है। उसके बाद डाटा सेक्शन आ गया, ये प्रोसेस का हिस्सा होता है जिसके अंदर ग्लोबल लोकल वेरिएबल दोनों पड़े होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल की तो समझ आती है कि वो थ्रू आउट द प्रोसेस उसकी क्या कह लो आप, एक्सेस होती है आपके पास। लोकल वेरिएबल आप ये समझ ले कि जो आपके मेन फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स होते हैं ना, जिसके टर्मिनेशन पे आपका प्रोसेस टर्मिनेट कर जाए। देखो जब मेन कोड आपका टर्मिनेट करेगा तभी आपका प्रोसेस टर्मिनेट करेगा ना, तो उस केस में आपके लोकल वेरिएबल भी डाटा सेक्शन में सेव होते हैं, ना कि स्टैक में सेव होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? और हीप के अंदर आपकी डायनेमिक मेमोरी पड़ी होती है जो आप रन टाइम पे क्रिएट करते हो, जिसके अंदर लिंक लिस्ट आती है आपकी, जो आपको एडवांस में नहीं पड़ा होती कंपाइल टाइम में, कि वो कितने लिंक लिस्ट के अंदर कितने कंपोनेंट्स वो ऐड करेगा। सर ये डाटा सेक्शन का था कि सर ये लोकल जो वेरिएबल्स हमने कहा कि ये मेन में पड़े हुए हमारे लोकल वेरिएबल्स, तो सर ये जो दूसरे फंक्शंस के अंदर हमारे लोकल वेरिएबल्स पड़े होंगे वो भी डाटा सेक्शन में ही आएंगे? वो डाटा सेक्शन में जाएंगे उस फंक्शन के जो कि वहां पे स्टैक में पड़े हुए होंगे। ठीक है, फर्ज करो आपके प्रोसेस के अंदर 10 फंक्शंस है, एक मेन है और बाकी 9 जो है वो दूसरे फंक्शन है, सिंपल फंक्शन, मेन नहीं है। तो आपको पता है कि जब आपका मेन टर्मिनेट करेगा तभी पूरा प्रोसेस टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो जो बाकी 9 फंक्शन है वो रन टाइम पे कॉल होंगे और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। तो इसलिए वो स्टैक में पड़े होते हैं टेम्परेरी डाटा के तौर पे। जो डाटा सेक्शन के अंदर आपका आएगा वो एक तरह से आप कह लो तब तक वो डाटा आपके पास पड़ा हुआ होता है जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। सही है, तो मेन के जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो जब से क्रिएट होता है मेन फंक्शन प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, उससे लेके एंड तक वो आपके पास अलाइव होते हैं। अलाइव का मतलब क्या है कि उन्होंने मेन मेमोरी में अपनी जगह रिजर्व रखी होती है। ठीक हो गया सर। हीप की समझ आई आप लोगों को, डायनामिक मेमोरी लोकेशन? यस सर। तो एक प्रोसेस के अंदर ये मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। एक उसका टेक्स्ट सेक्शन होता है जिसके अंदर उसे कोडिंग आ जाती है, फिर उसके अंदर रजिस्टर्स आ जाते हैं जिसमें एक प्रोग्राम काउंटर की एग्जांपल बता दी आपकी सारी,
फिर स्टैक आता है टेम्परेरी डाटा, उसके बाद डाटा सेक्शन आता है, एक तरह से परमानेंट डाटा इन द सेंस कि जब तक प्रोसेस अलाइव है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तब तक वो डाटा आपके पास अलाइव है। और लास्ट में आ गया आपके पास हीप सेक्शन, जिसके अंदर आपके पास डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होती है। ये चीज़ यहाँ पे देखें इस डायग्राम में समझाई भी हुई है कि एक प्रोसेस मेन मेमोरी में कैसे रिजाइड करता है। टेक्स्ट सेक्शन आ गया, डाटा सेक्शन आ गया, अब ये हीप आ गया और ये स्टैक आ गया। ये जो बीच में आपके पास ये जो सेक्शन है ना आपके पास, ये आप कह लो अनयूज्ड मेमोरी है, जो प्रोसेस यूज कर सकता है। तो हीप जैसे जैसे मेमोरी एलोकेशन करेगा डायनेमिकली, उसका साइज इंक्रीज होगा और उसको स्पेस इस जगह से मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ आई। और स्टैक आपका जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, स्टैक के अंदर फंक्शन बार बार एक दूसरे को कॉल करता रहेगा। ठीक है, तो वैसे वैसे ही उसकी अपनी भी स्पेस इंक्रीज होती जाएगी। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, ये स्लाइड है, इसको देखो, खुद पढ़ो आप लोग, समझ आ रही है? सर ये जो प्रीवियस स्लाइड थी इसमें ये प्रोसेस बने हुए थे सारे, तो सर ये सारा होल प्रोसेस ये सारा होल प्रोसेस क्या चीज? सर वो जो अभी डायग्राम देखिए। हाँ जी, सर ये सारा प्रोसेस स्टैक में चल रहा है ओवरऑल, इन पूरा प्रोसेस जो चल रहा है ये टेक्स्ट डाटा ही पूरी स्टैक वगैरह? नहीं, ये सारे अलग अलग सेक्शंस है, ये क्या ये सारी उसके लिए उसकी मेमोरी है। जो उसको मेमोरी एलोकेट हुई है ना, उसमें कुछ हिस्सा टेक्स्ट ले लेगा, कुछ डाटा ले लेगा, और बाकी जो डाटा है आपके पास वो मेमोरी, वो स्टैक और हीप आपस में यूज करते रहेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एक्सपैंड और उसको श्रिंक करेंगे। इसको देखे ये चीज सारी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन हो गई, इसको देखकर जरा पढ़े से समझ आ रही है आप लोगों को? सर इसमें ये वाला पॉइंट समझा दें, ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड via GUI मॉड्यूल। एक प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, या आप उसके आइकन में डबल क्लिक करोगे, या अगर आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन बेस्ड है तो आप उसको पाथ दोगे कि इस पाथ के अंदर एक फाइल है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। समझ आई? तो ये दो तरीके हैं किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। आपके सिस्टम में एक फाइल पड़ी हुई है, उसको आपने ओपन करना है, कैसे करोगे? उस फोल्डर के अंदर जाकर डबल क्लिक करोगे, या जिसको कमांड लाइन का थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो कमांड एंटर करेगा उसके अगेंस्ट, उस ड्राइव में जाके उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ये दो तरीके ही है ना आपके पास। यस सर। और जो लास्ट में बताया हुआ है, ये आप एक तरह से ऐसा समझ लो कि वो जो सिस्टम होते हैं ना, अपना आईसीटी में पढ़ा होगा टाइम शेयरिंग सिस्टम, या जिसमें टर्मिनल्स होते हैं। एक आपके पास सीपीयू होता है, उसके मल्टीपल यूजर्स होते हैं। तो मल्टीपल यूजर जो होते हैं वो एक ही प्रोग्राम को अपने साइड पे मल्टीपली ओपन कर सकते हैं। मतलब एक मेरे पास सिस्टम है, इससे मैं 4 आगे लोगों को टर्मिनल प्रोवाइड करता हूँ, और वो चारों के चारों वर्ड फाइल ओपन करते हैं अपने अलग अलग, लेकिन उस वर्ड फाइल के अगेंस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन हो रहा है वो तो सबका सेम ही पड़ा हुआ है ना। सही है? तो उस केस में डाटा हर एक को अलग अलग नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके पास जो ऑप्शन है जो वो उसके साथ एडिटिंग कर सकता है वो सबकी सेम होगी ना। हर बंदा उसको बोल्ड कर सकता है, हर बंदा उसके ऊपर ग्रामर चेक कर सकता है। अब ग्रामर चेक का जो कोड है ये एक सेंट्रलाइज जगह में पड़ा हुआ है, जिस भी बंदे को वो कोड एग्जीक्यूट करना है वो आके उधर ही एक ही जगह पे आके उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल दी हुई है कि एक प्रोग्राम के मल्टीपल प्रोसेस बन सकते हैं अगर आप टर्मिनल कंसेप्ट पे जाते हो, जिसमें एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर बैठे होते हैं। ठीक है? यस सर। चलो, ये प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती है। प्रोसेस स्टार्ट होने से लेके टर्मिनेट होने तक वो किस किस स्टेट से गुजरता है,
इन स्टेट्स का आपके लिए याद रहना ज़रूरी है, ये बार बार आके यूज़ होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ गया न्यू स्टेट। ये वो स्टेट होती है जब प्रोसेस नया नया क्रिएट होता है, अभी इसको फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ होता, वो सिर्फ मेन मेमोरी में अपनी जगह एलोकेट कर लेता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये न्यू प्रोसेस है। पर उसके बाद रनिंग स्टेट होती है, ये स्टेट ये रिप्रेजेंट करती है कि जो प्रोसेस है ये इस टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, या दूसरे वर्ड में इसको सीपीयू एलोकेट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया वेटिंग। वेटिंग के अंदर क्या होता है, प्रोसेस हमेशा दो वक्त में वेट करेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिंपल चीज़ में सिंपल इस वक्त सिर्फ दो चीज़ें आप समझ ले। एक, जब वो सीपीयू का वेट कर रहा होगा, दूसरा वो किसी आईओ डिवाइस के लिए वेट कर रहा होगा। ठीक है, जिसको वो इवेंट भी कह रहा है। फॉर एग्जांपल आपने टाइमर लगाया हुआ है, आपने उसको कहा हुआ है कि देखो आपने एग्जैक्टली 11 बजे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। तो जो 11 बजे है, जो टाइमर है, वो आपके पास एक इवेंट है, जब वो इवेंट अकर करेगा तब उसकी वेटिंग खत्म होगी। इसके बाद रेडी क्यू है। रेडी स्टेट है आपके पास। रेडी स्टेट के अंदर वो सिर्फ वेट करता है सीपीयू का। ठीक है, वेटिंग स्टेट के अंदर वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या किसी इवेंट का वेट कर सकता है। रेडी क्यू के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ सीपीयू चाहिए होता है। और लास्ट पे क्या आपके पास, टर्मिनेटेड स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस केस में बेसिकली होता क्या है, जो मेमोरी उसने अपने लिए रिजर्व की होती है वो सारी की सारी रिटर्न कर देता है। इस डायग्राम से आपको बेटर समझ आएगा। पहले प्रोसेस क्रिएट हुआ तो वो न्यू स्टेट में आ गया, न्यू स्टेट से वो एडमिट हो गया रेडी रेडी स्टेट के अंदर। अब वो रेडी स्टेट में सिर्फ सीपीयू का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, स्केजुलर डिस्पैच। इसके बाद आगे वो स्केजुलर बताएगा कि स्केजुलर होती क्या चीज़ है। इस वक्त आप सिर्फ ये समझ ले कि स्केजुलर ने वेटिंग रेडी स्टेट में से मल्टीपल प्रोसेस में से एक प्रोसेस को उठा के सीपीयू को एलोकेट करवा दे रहे हैं जो सबसे पहले आया था। तो आपका प्रोसेस किस स्टेट में चला जाएगा, रनिंग स्टेट में। अब यहाँ पे उसको सीपीयू मिला हुआ है, तो यहाँ से वो वापस रेडी में कब जाएगा, जब इंटरप्ट अकर करेगा। इंटरप्ट का मैंने आपसे जिक्र किया था ना, कि जब उसको जो टाइम एलोकेट हुआ था कि आपने 10 सेकंड के लिए चलना है, जब वो 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो वो वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा और किसी और प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है रनिंग से रेडी में जाने का। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आईओ और इवेंट वेट। जब उसने किसी आईओ डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट कर दी या वो किसी इवेंट का वेट कर रहा है, उस केस में वो वेट करेगा इस स्टेट में। जब वो आईओ डिवाइस फ्री हो जाएगी या वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो अगेन आ जाएगा रेडी स्टेट के अंदर। ठीक है, और अगर एक प्रोसेस रनिंग में है, उसने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, तो वो किस स्टेट में चला जाएगा, एग्जिट, वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को देखे, इसमें देखो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बता दे। सर ये आईओ इवेंट किस तरह वर्क कर रहा होगा, मीन अगर किसी आईओ डिवाइस की अगर डिमांड आती है तो ये उसके लिए स्टॉप करेगा तो फिर ठीक है। देखो एक प्रोसेस रनिंग कर रहा है, रनिंग हो रहा है, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया किसी टाइम के ऊपर वो इवेंट का वेट कर रहा है, मतलब वो रनिंग स्टेट में सीपीयू से कहता है कि ठीक है आपने अगली बार एग्जीक्यूट तब करना जब 10 बज जाएंगे। तो उस केस में वो किसी इवेंट का वेट करेगा, या उस प्रोसेस ने किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल प्रिंटर के लिए। अब वो पहले वेटिंग में जाएगा, वेटिंग में वो चेक करेगा कि वो जो मुझे डिवाइस चाहिए क्या वो फ्री भी है इस वक्त, फ्री नहीं है। अगर तो वो फ्री हुई तो वो डिवाइस उसको एलोकेट हो जाएगी और वो दोबारा रेडी स्टेट में चला जाएगा। अगर वो डिवाइस फ्री ना हुई तो वो इधर ही वेट करता रहेगा उस डिवाइस के लिए। ठीक है, समझ आई इस बात की। यस सर।